Assalamu alaikum student, my name is Unzil Akbar. I am the lecturer of BS Radiology Technology at Ghazali Institute of Medical Sciences. अच्छा, आज का टॉपिक है हमारा अबाउट द प्रोस्टेट ग्लैंड। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड में हमारे पास इसके वेट के बारे में हम पढ़ेंगे, इसकी लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन प्रोस्टेट ग्लैंड वेट्स अबाउट 40 ग्राम। ह्यूमन का जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है तो इसका वेट है 40 ग्राम और ये हमारे पास कंसिस्ट होता है 20 to 30 सेपरेट ग्लैंड्स पर विच ओपन सेपरेटली इनटू द यूरेथ्रा, जो आगे जाके यूरेथ्रा में ओपन्स होते हैं। अच्छा, फिर अगर स्ट्रक्चर की तरफ देखा जाए तो इन ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर जो होता है वो ट्यूब्यूलो अल्व्यूलर इन नेचर होते हैं और जो इपिथेलियल लाइनिंग जो हमारे पास इंटरनल इस ग्लैंड का जो स्ट्रक्चर है, जो लाइनिंग है, तो उसमें हमारे पास कोलमनर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अच्छा, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड का जो मेन फंक्शन है तो ये हमारे पास सिक्रीट करता है प्रोस्टेटिक फ्लूइड को और ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड आगे जाके हमारे पास स्पर्म की नरिशमेंट और प्रोटेक्शन में हेल्प देता है। अच्छा, दिस इज़ द डायग्राम से हमें जो लोकेशन है प्रोस्टेट ग्लैंड की उसके बारे में हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो डायग्राम की तरफ हम आते हैं। इसमें कहते हैं कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये लोकेटेड होता है बिटवीन द ब्लैडर एंड द पीनस। दिस इज द ब्लैडर। ठीक है, ये हमारे पास ब्लैडर है जहाँ पर यूरिन स्टोर होता है एंड दिस इज द यूरेथ्रा। तो ये हमारे पास ब्लैडर और यूरेथ्रा के दरमियान में प्रेजेंट होता है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, और इसके बैक साइड पे हमारे पास रेक्टम प्रेजेंट होती है। ठीक है, द प्रोस्टेट ग्लैंड इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ द रेक्टम, मींस के ये हमारे पास रेक्टम है, रेक्टम के ये फ्रंट पे प्रेजेंट है और बिटवीन द ब्लैडर और यूरेथ्रा के मिड में प्रेजेंट है। ठीक है, द यूरेथ्रा रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ द प्रोस्टेट फ्रॉम द ब्लैडर टू द पीनस। फिर हमारे पास जो यूरेथ्रा होती है तो ये रन्स करती है प्रोस्टेट ग्लैंड के बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये जो यूरेथ्रा है तो ये हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड के सेंटर से रन करती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास हम आगे जाके प्रॉपर्टीज़ और कंपोजिशन के तरफ आते हैं। तो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ और कंपोजिशन में आता है कि प्रोस्टेट फ्लूइड इज अ थिन मिल्की एंड अल्कलाइन फ्लूइड। जो हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है तो ये थिन होता है, मिल्की होता है एंड अल्कलाइन फ्लूइड होता है। ठीक है, इट फॉर्म्स 30% ऑफ द टोटल सीमन। तो जो हमारे पास सीमन होता है उसमें हमारे पास 30% जो होता है वो हमारे पास प्रोस्टेटिक फ्लूइड होती है। ठीक है, अच्छा, कंपोजिशन की तरफ अगर बात आ जाए तो हमारे पास फिगर 7.1 में हम इसकी प्रोडक्ट और सिक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 77.1 फिगर में। अच्छा, इधर हमारे पास ये स्केच है तो इधर सीमन की कंपोजिशन की तरफ आते हैं कि सीमन में हमारे पास स्पर्म जो है वो 10% है और सेमिनल प्लाज्मा जो है वो 90% है। फिर स्पर्म में हमारे पास जो प्रोडक्ट्स फ्रॉम सेमिनल वेसिकल्स हैं वो 60% है और ये इसके तमाम प्रोडक्ट्स हैं और जो सेमिनल प्लाज्मा 90% है उसमें हमारे पास प्रोडक्ट्स फ्रॉम द प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स आते हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड में हमारे पास जो सीमन का कंटेंट है वो 30% आता है। क्लियर है, इसमें हमारे पास फिर कुछ एसिड फॉस्फेटेज, कोलेस्ट्रोल, क्लॉटिंग एंजाइम जो कि स्पर्म की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, फिब्रोनोलाइसिन ये भी हमारे पास एंजाइम है, ग्लूकोज एंड ये सारे बाइकार्बोनेट्स, कैल्शियम सिट्रेट एक्सेट्रा ये हमारे पास इसके जो है कंपोजिशन में प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं फंक्शन ऑफ प्रोस्टेटिक फ्लूइड की तरफ कि हमारे पास जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है इसमें प्रोस्टेटिक फ्लूइड होती है, इसके क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन है तो इसका तो उसमें है मेंटेनेंस ऑफ द स्पर्म मोटिलिटी, कि प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो होता है स्पर्म की मोटिलिटी में हेल्प देता है, उसको मेंटेन रखने में हेल्प देता है। प्रोस्टेटिक फ्लूइड प्रोवाइड्स ऑप्टिमम पीएच फॉर द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स। हमारे पास जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड होती है ये एक ऑप्टिमम पीएच देती है स्पर्म के लिए ताकि वो स्पर्म जो है मोटिलिटी में हेल्प कर सके। जनरली स्पर्म्स आर नॉन मोटाइल एट पीएच ऑफ लेस देन 6.0। अच्छा, जनरली अगर बात की जाए तो स्पर्म जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं एट पीएच ऑफ, जब अगर उसका पीएच 6.0 से लेस देन हो। देयर आर सम फैक्टर विच डिक्रीजेस द पीएच एंड मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। तो हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डिक्रीज करते हैं इस पीएच को और स्पर्म की मोटिलिटी को।
बोथ इन वॉज डिफरेंस जो हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव मेल जो हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका पार्ट है एंड द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, ठीक है। अच्छा, इन वॉज डिफरेंस, अब हमारे पास वॉज डिफरेंस में क्या होता है, सबसे पहले वॉज डिफरेंस जो होती है ये हमारे पास ट्यूब्यूल है जो कि 10 इंचेस लॉन्ग होती है, ठीक है। और ये हमारे पास वॉज डिफरेंस जो है ये कनेक्ट करता है एपिडाइडमस को जो कि टेस्टिस के ऊपर प्रेजेंट होती है, एपिडाइडमस को कनेक्ट करता है यूरेथ्रा के साथ, और फॉर ट्रांसपोर्टिंग स्पर्म्स ड्यूरिंग एजिकुलेशन। हमारे पास जो वॉज डिफरेंस है ये ट्यूब्यूल है 10 इंचेस लॉन्ग, दैट कनेक्ट एपिडाइडमस टू द यूरेथ्रा फॉर ट्रांसपोर्टिंग स्पर्म्स ड्यूरिंग एजिकुलेशन। तो वॉज डिफरेंस का क्या काम है कि ये एक कनेक्शन है जो कि एपिडाइडमस और यूरेथ्रा को कनेक्ट करता है और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म में हेल्प देता है, स्पर्म की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प देता है ड्यूरिंग द एजुकुलेशन प्रोसेस। एजुकुलेशन प्रोसेस किसको कहते हैं, द डिस्चार्ज ऑफ सीमन या स्पर्म फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एंड प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द स्पर्म मेक द फ्लूइड इन वॉज डिफरेंस एसिडिक। फिर जो हमारे पास कुछ ऐसे एंड प्रोडक्ट्स जो प्रेजेंट होते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में, तो वो क्या करते हैं कि हमारे पास जो ये स्पर्म है वॉज डिफरेंस में इसको एसिडिक बना लेते हैं, सो दैट द स्पर्म्स आर नॉन मोटाइल। और जब स्पर्म मोर एसिडिक हो जाए तो वो हमारे पास नॉन मोटाइल हो जाता है, ठीक है, मोटिलिटी शो नहीं करता। इसके बाद इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट वेजाइनल सिक्रीशन, इन फीमेल्स वेजाइनल सिक्रीशन होती है, कुछ हार्मोन सिक्रीशन होती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन एटसेट्रा। तो वो जो है हाईली एसिडिक विद pH ऑफ 3.5 to 4.0। तो हमारे पास जब वेजाइनल सिक्रीशन होती है फीमेल में तो वो हाईली एसिडिक होती है और उनका pH 3.5 to 4.0 रेंज में होता है। सो व्हेन सीमेन इज एजिकुलेटेड इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट एट कॉइटस, फिर जब हमारे पास स्पर्म या सीमेन जो है इसकी एजिकुलेशन हो जाती है और वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में उनकी एंट्रेंस हो जाती है एट कॉइटस रीजन, स्पर्म आर नॉन मोटाइल इनिशियली। तो स्टार्टिंग में हमारे पास ये जो स्पर्म होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं, मींस मोशन नहीं करते। हाउएवर द अल्कलाइन प्रोस्टेटिक सिक्रीशन, फिर जब हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड अल्कलाइन सिक्रीशन कर लेता है विच इज आल्सो प्रेजेंट इन द सीमन, जो कि आल्सो हमारे पास हमने पढ़ लिया है कि प्रोस्टेट ग्लैंड में 30% जो होता है वो सीमन का कंस्टिट्यूट होता है, तो वो उस pH को न्यूट्रलाइज कर लेता है एंड द एसिडिटी इन द वेजाइना एंड मेंटेन pH ऑफ 6.0 to 6.5। तो ये जो हमारे पास प्रोस्टेटिक सिक्रीशन है ये इस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज रखता है और 6.0 से लेकर 6.5 रेंज तक रखता है। एट दिस pH द स्पर्म बिकम मोटाइल एंड चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर एनहांस। जब हमारे पास ये pH मेंटेन हो जाए तो स्पर्म जो है वो मोटिलिटी शो करता है, ठीक है, एंड चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो हमारे पास फीमेल जो हमारे पास एग या ओवम है एंड जो मेल हमारे पास स्पर्म है, तो वहाँ पर हमारे पास फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सेकेंड ऑप्शन इसमें है क्लॉटिंग ऑफ सीमन। द क्लॉटिंग एंजाइम्स प्रेजेंट इन प्रोस्टेटिक फ्लूइड कन्वर्ट फाइब्रिनोजिन। सीमन की क्लॉटिंग में क्या होता है कि जो हमारे पास क्लॉटिंग एंजाइम प्रेजेंट होती है, ऑलरेडी हमने उसकी कंपोजिशन में पढ़े हैं कि जो क्लॉटिंग एंजाइम प्रेजेंट होते हैं प्रोस्टेटिक फ्लूइड में, वो क्या कर लेते हैं कि कन्वर्ट कर लेते हैं फाइब्रिनोजिन को फ्रॉम सेमिनल वेसिकल्स, जो कि सेमिनल वेसिकल में प्रेजेंट होता है, इनटू अ कोगुलम। कोगुलम में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कोगुलम क्या है, अ मास ऑफ कोगुलेटेड मैटर, या सिंपली हम इसको क्लम्प और क्लॉट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्लोड टाइप मेटर्स बना लेते हैं। इट इज एसेंशियल फॉर होल्डिंग द स्पर्म इनटू द यूटेराइन सर्विक्स। ये कोगुलम जो है इस किस चीज़ के लिए एसेंशियल है कि ये हमारे पास स्पर्म को होल्ड रख सके एक पोजीशन में, कहाँ पर, इनटू द यूटेराइन सर्विक्स। जो हमारे पास यूट्रस में सर्विक्स वाला रीजन था वहाँ पर स्पर्म को होल्ड रखने में हेल्प देते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है लाइसिस ऑफ कोगुलम। इसी कोगुलम जो हमारे पास ये क्लॉट टाइप मटेरियल था, अब इसकी हम लाइसिस करेंगे, ठीक है। लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। द कोगुलम जो हमारे पास एक मास था क्लम्प का या क्लॉट का, अब इस कोगुलम को डिसॉल्व बाय फाइब्रिनोलोसिन ऑफ प्रोस्टेटिक फ्लूइड। प्रोस्टेटिक फ्लूइड की कंपोजिशन में हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि वहाँ पर एक फाइब्रिनोलोसिन एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये फाइब्रिनोलोसिन एंजाइम जो है
ये इस कोगुलम जो है इसकी डिज़ोल्व होने में हेल्प देता है, या सिंपली हम कह सकते हैं इसकी लाइसिस या ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, ठीक है। सो दैट द स्पर्म बिकम मोटाइल, और जो स्पर्म होता है वो हमारे पास अपनी मोटिलिटी को शो करता है। और नॉर्मली जो हमारे पास फाइब्रिनोलोसिन है, तो ये जो है प्रिवेंट करता है ब्लड को क्लॉट होने से। मतलब जहाँ पर भी हमारे पास क्लोटिंग होती है, तो वहाँ पर ही हमारे पास जो क्लोट्स बने होते हैं उनकी प्रिवेंशन में हेल्प देता है। अच्छा, अप्लाइड फिजियोलॉजी की तरफ अगर आ जाए, तो अप्लाइड फिजियोलॉजी में कहते हैं एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। एक हमारे पास नॉर्मल प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, एक जब उसकी एनलार्जमेंट हो जाती है, ठीक है। तो एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड में हमारे पास 2 टाइप्स हैं। एक हमारे पास बिनाइन एनलार्जमेंट है और एक हमारे पास मैलिग्नेंट एनलार्जमेंट है। बिनाइन एनलार्जमेंट में हमारे पास क्या होता है कि बिनाइन इनलार्जमेंट में हमारे पास हाइपरप्लेजिया ऑफ ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर एंड कनेक्टिव टिश्यू कॉजेज बिनाइन यानी नॉन मैलिग्नेंट एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। बिनाइन एनलार्जमेंट में हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड की जो नॉर्मल साइज होती है वो इंक्रीज हो जाती है, उनका जो इंटरनल ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है, जो टिश्यू होते हैं वो साइज में इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। और हाइपरप्लेजिया हो जाता है, उसके स्ट्रक्चर जो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ पर हाइपरप्लेजिया हो जाता है। हाइपरप्लेजिया कौन सा कंडीशन होता है? हाइपरप्लेजिया मीन्स इंक्रीज सेल प्रोडक्शन इन अ नॉर्मल टिश्यू और ऑर्गन। अब हमारे पास एक नॉर्मल टिश्यू या ऑर्गन है जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड, और उसमें हमारे पास एक ऐसा कंडीशन आ जाए कि उसमें नंबर ऑफ सेल्स जो है वो नॉर्मल से इंक्रीज हो जाए, ठीक है, या इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द ऑर्गेनिक टिश्यूज दैट रिजल्ट फ्रॉम सेल प्रोलिफरेशन। मीन्स के नंबर ऑफ सेल्स इसमें हमारे पास डिवाइड हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, तो उससे हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज इंक्रीज हो जाता है। It occurs in some men after 60 years of age। तो ये हमारे पास मेन में होता है after 60 years of age and due to unknown cause, और इसका cause अभी unknown है, ठीक है। Enlarged prostate gland stretches the urethra। और जब हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है, साइज में इंक्रीज हो जाता है, तो वो क्या करता है? यूरेथ्रा को स्ट्रेच करता है, ठीक है। यूरेथ्रा का जो हमारे पास साइज होता है वो हमारे पास थिन हो जाता है, ठीक है। एंड ऑब्स्ट्रक्ट्स यूरिन आउटफ्लो फ्रॉम द ब्लैडर। तो ब्लैडर से जब यूरिन आएगा तो वो यूरेथ्रा के थ्रू जब पास होगा तो वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होगी। क्यों ऑब्स्ट्रक्शन होगी? क्योंकि जब प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज इंक्रीज हुआ तो उससे जो हमारे पास यूरेथ्रा है उसके साइज में हमारे पास यूरेथ्रा का जो साइज था वो थिन हो गया, ठीक है। नॉर्मल फ्लो वहाँ से नहीं होगी। कॉमन सिम्टम्स जब हमारे पास बिनाइन इनलार्जमेंट के जो है उसमें आते हैं इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। यूरिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ज़्यादा होगी, डिफ़िकल्टी होगी यूरिनेशन में। जब कोई यूरिनेट करेगा तो वहाँ उस एरिया पर डिफ़िकल्टी होगी। ट्रिपलिंग ऑफ द यूरिन आफ्टर यूरिनेशन एंड ओकेजनल रीनल फेलियर। क्लियर है? तो ये इसके हमारे पास सिम्टम्स हैं। यहाँ पर आप डायग्राम की तरफ देख सकते हैं कि दिस इज द बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास नॉर्मल प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मली हम यूरिन आ रहा है और यहाँ यूरेथ्रा के थ्रू यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल प्रोस्टेट ग्लैंड है, दिस इज द प्रोस्टेट ग्लैंड, दिस रेड कलर। तो यूरिन आ रहा है और हमारे पास यहाँ यूरेथ्रा के थ्रू नॉर्मली वो पास हो रहा है। इधर जब आप इनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर इन्फ्लेमेशन वगैरह हुए, इसके ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर जो है वहाँ पर हाइपरप्लेजिया हुआ है। तो इसके स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो ये इनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड है, और यहाँ पर इनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से ये जो यूरेथ्रा था, ठीक है, जहाँ से यूरिन आउटफ्लो करता है, यूरिन की फ्लो होती है, तो ये हमारे पास कंप्रेस्ड हुआ, कंप्रेस्ड यूरेथ्रा। तो यहाँ पर इसकी जो यूरिन की फ्लो होगी तो यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होंगे, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल हमारे पास यूरिन की फ्लो होती है और इधर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यूरिन की फ्लो डिस्टर्ब होगी। This is the normal prostate, this is the normal prostate gland and this is the bladder, और यहाँ से यूरिन की फ्लो नॉर्मली होगी। और इनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड में इधर अगर देखा जाए तो इनलार्ज प्रोस्टेट की वजह से यूरेथ्रा जो है तो ये डिस्टर्ब हुआ, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, और इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ये
पैसेज जो है हमारे पास ऑब्स्ट्रक्ट हुआ यूरेथ्रा का, तो यूरिन की पैसेज जो होगी वो सही नॉर्मल तरीके से नहीं होगी। ठीक है। मैलिग्नेंट एनलार्जमेंट में क्या कहते हैं कि मैलिग्नेंट एनलार्जमेंट कैंसर्स ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, इसमें हमारे पास जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वहाँ पर कैंसर की लोकेशन आ जाती है। ठीक है। आल्सो कॉजेज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द यूरिनरी पैसेज, इसमें भी हमारे पास जो यूरिनरी पैसेज है वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन आएगी। और इन एडिशन द मेटास्टेसिस होगा। मेटास्टेसिस का मतलब स्प्रेड ऑफ कैंसर फ्रॉम प्राइमरी साइट, के हमारे पास अब एक एरिया पर कैंसर की स्प्रेडिंग हो गई तो वो आगे जाके हमारे पास और जगह पर भी फैलेगा, अफेक्ट द अदर टिश्यूज, और वो दूसरे टिश्यूज को भी अफेक्ट करेगा, पार्टिकुलरली बोन्स। ये हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये नॉर्मल प्रोस्टेट है एंड दिस इज द कैंसरस, मींस यहाँ पर कैंसरस यानी ट्यूमर टाइप बना हुआ है। तो दिस इज द मैलिग्नेंट एनलार्जमेंट। और मेटास्टेसिस किस चीज़ को कहते हैं, मींस मेटास्टेसिस इज द स्प्रेड ऑफ द कैंसर सेल्स टू न्यू एरियाज ऑफ द बॉडी, ऑफन बाय वे ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, या तो ये लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू फैलेंगे और या ये हमारे पास ब्लड स्ट्रीम के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म होंगे। ठीक है। दिस इज द असाइनमेंट, राइट डाउन द कंपोजिशन ऑफ द प्रोस्टेटिक फ्लूइड, जो हमारे पास प्रोस्टेटिक फ्लूइड है उसकी कंपोजिशन के बारे में लिखना है। अच्छा, अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।